नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 19 सितंबर 2024 का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप भूपिंदर सिंह जरूर पढ़ के जाइए। उसमें से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। इस साल स्पोर्ट्स में भी क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बता रखा है कि सोलिमोस रिवर है ना, इसमें ड्राउट आ रखा है, मतलब वो सूखती जा रही है। ये अमेजन रिवर जो कि है ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है, उसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लेक टेफे है ना वो भी सूख रही है। तो यूपीएससी आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत देती है कई बार कि कौन सी झील सूख रही है। तो ये सब हमने जो अपने स्टैटिक नोट्स है ना जीएस के, उसमें सब डाल रखा है। तो जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड भी करा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। अभी तो हम इसमें डालते हैं कि बहुत सारा मटेरियल कॉपी भी हो जाता है। आगे अमेजन रिवर के बारे में बता रखा है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, दोनों ही इस मामले में, वाटर वॉल्यूम के मामले में भी और एरिया ऑफ बेसिन के मामले में भी। तो ये पेरिवियन एंडीज से निकलती है कि जो साउथ अमेरिका वो इस तरह से कुछ है। तो उसमें क्या है कि जो जो पैसिफिक ओशन के बगल में जो माउंटेन रेंज है वो है एंडीज। तो जो पेरुवियन एंडीज कौन सा हो गया, पेरू जो कंट्री है उसके अंदर जो एंडीज है ना उसको पेरुवियन एंडीज बताया गया है हमें। उसका रिवन बेसिन है ना ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया, इक्वेडर, बोलिविया और वेनेजुएला में स्थित है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसकी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, जहाँ जहाँ से पानी कलेक्ट करके लेके आती हैं, वो सब इस कंट्रीज़ में स्थित है। बेसिकली ये खुद तो बहती है सिर्फ पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील के से। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये सब नाम दे रखे, आज इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये अटलांटिक ओशन में गिरती है, जाके देखने वाली चीज़ है। आगे गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको पीएम आशा भी बोला जाता है। ये अम्ब्रेला स्कीम है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर 2-3 स्कीम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किसानों को जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसके सही दाम मिल सके। होता यह है कि किसान प्रोड्यूस करते हैं और उनको बहुत सस्ते दाम पे बेचनी पड़ती हैं अपनी फसलें, और कंज्यूमर्स के पास भी बहुत महंगे दाम पे फसलें पहुंचती हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो पहुंचते हैं। तो होता क्या है कि बीच में जो दलाल होते हैं इतना फ़ायदा उठाते हैं, पूरा किसान को कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो इसमें जो पहली स्कीम है वो प्राइस सपोर्ट स्कीम है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा होता है ना, उसका सेंट्रल नोडल एजेंसी के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाता है। जैसे कि एमएसपी में धान का और गेहूँ का किया जाता है ना, वैसे ही इन 3 फसलों का भी प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो इसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड इसको बोलते हैं, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों प्रोक्योरमेंट का काम करती है अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी लॉसेस होता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, कि उसका वहन सेंट्रल गवर्नमेंट भी उठाएगी। कहने का मतलब है कि मार्केट प्राइस कुछ और चल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए कुछ हाई प्राइस पे इसको खरीदेगी, तो जो डिफरेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको वहन करेगी। दूसरी स्कीम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है। वो इसमें क्या है कि एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक वो बना रखा है, फंड बना रखा है। तो इसमें क्या कर रखा है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, या कमोडिटीज़ होती है, उनके जो प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता रहता है। तो क्या होता है कि कंज्यूमर को कभी बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बफर स्टॉक बनाया जाता है, जिस पल्सेस का, ओनियन का, इस तरह से, ताकि क्या है कि अगर आपके पास लार्ज पूल ऑफ बफर स्टॉक है इन सब चीज़ का, तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में उस तरह से इन चीज़ों को निकाल दोगे। तो होता यह है कि जो डिमांड सप्लाई में गैप होता है, इसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट होती है। तो बफर स्टॉक ना कि आप मार्केट में उसकी पूर्ति कर देते हो, तो इससे क्या होता है कि प्राइस स्टेबल रहते हैं। तो ये फंड है ना मार्केट रेगुलेशन का काम करता है। जैसे कि जो होर्डिंग्स होती है या मार्केट में स्पेकुलेशन चलती है ना, उसको डिस्करेज करता है ये। और मेन एम यही है कि कंज्यूमर को अफोर्डेबल प्राइस पे सब चीज़ें मिले। तो इसमें होता है कि प्रोक्योरमेंट करती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, है ना। जैसे पल्सेस को प्रोक्योर किया जाता है मार्केट प्राइसेस पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। और इसके लिए क्या किया जाता है कि पी रजिस्टर्ड जो फार्मर्स होते हैं ई समृद्धि पोर्टल पे, जो नाफेड का है,
इनके थ्रू किया जाता है ये। और जैसे NCCF का जो ई संयुक्ति पोर्टल है उसके थ्रू भी किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जब भी मार्केट प्राइसेस आई जाने लगती है ना, तो गवर्नमेंट एजेंसीज उसको प्रोक्योर कर लेती हैं, स्टोर कर लेती है, और कंज्यूमर को में एक मिनिमम प्राइस पे दिया जाता है ताकि उसके ऊपर इस जो महंगाई हुई है उसका भार ना पड़े। इसके अलावा और भी इंटरवेंशन करती हैं इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट एजेंसीज, और फर्स्ट स्टॉक तो मेंटेन करती हैं। इसके अलावा जो टमाटो जैसी क्रॉप हो गई और अदर जो और भी एसेंशियल गुड्स होते हैं, उनको क्या होता है कि कस्टमर्स को सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल करवाया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे प्याज वगैरह के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट फिर एक फिक्स रेट कर देती है और फिर प्याज कस्टमर को देती है। फिर जो तीसरी स्कीम है वो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है। इसमें क्या होता है कि ऑयल सीड्स के ऊपर MSP को नोटिफाई किया गया है। तो ये जो स्कीम है वो उन सभी ऑयल सीड्स को कवर करती है जो MSP में नोटिफाइड है। तो इसमें भी क्या किया जाता है कि जो फार्मर्स है ना, अपना जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में जब सेल करते हैं, तो MSP और जो उनको प्राइस मिल रही होती है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको गवर्नमेंट डायरेक्टली पे कर देती है उनके अकाउंट में। तो जो डिफरेंस होता है वो उनके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स में आ जाता है। आगे जो स्कीम जो रखी है वो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसमें भी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है ना, उसके समय किसानों को मदद करती है ताकि उनको सही से प्राइसेस मिल सके। तो इसका कवरेज भी बढ़ा दिया गया है। पहले 20% था, अब 25% कर दिया पूरे प्रोडक्शन का। तो इसमें क्या होता है कि जो टमाटो, ऑनियन या पोटैटो जो क्रॉप्स होती है, तो उस समय जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है तो उन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है उनको मार्केट तक ले जाने का या स्टोरेज का जो कॉस्ट होता है वो सब गवर्नमेंट वहन करती है ताकि किसानों को ना अच्छी प्राइसेस मिल सके। आगे हम प्रधानमंत्री जनजातीय उत्थान गति अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के सक्सेस के ऊपर बेस्ड है। तो PM जनवान में क्या किया गया था कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने पर एम किया गया था। उसी की सक्सेस को देख के इसको भी लॉन्च किया गया है। तो जो PM जनवान थी उसमें क्या ऑब्जेक्टिव थे, उसमें क्या था कि आप PVTG फैमिलीज़ को हाउस प्रोवाइड करवाएंगे, क्लीन वाटर प्रोवाइड कराएंगे, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, ये सब था। उसकी सक्सेस को देख के अब ये नया एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की है ना आपको इम्प्रूव करनी है। कहाँ ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस में या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि ना जो कंट्री के सबसे मोस्ट बैकवर्ड अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स है ना उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अभियान छेड़ा हुआ है। तो इसमें जो फंडिंग होती है वो डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसके थ्रू की जाती है, 5 साल के लिए की जाएगी। और जो इसका मॉनिटरिंग होती है जो प्रोग्रेस का, वो PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाता है। तो जो PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म है ये आपको पता ही होगा। PM गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये एक तरह से अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को प्लान किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस पर ना वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है रियल टाइम बेसिस पे। तो इसके थ्रू इस स्कीम की मॉनिटरिंग होगी। आगे मिशन गोल्स है, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, देख लेना बना। तो आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से इनोवेटिव स्कीम्स इस स्कीम्स के अंदर लाई गई है या क्या क्या इनोवेशन इसमें डाला गया है। तो इसमें एक तो ट्राइबल होम स्टे के ऊपर फोकस किया गया है कि ट्राइबल टूरिज्म जिससे प्रमोट हो, कि आप गांव में या ट्राइबल एरियाज़ में आप कह सकते हो कि इस तरह के होम्स बनाए जाएँ जाके आकर लोग रहें, तो इससे टूरिज्म प्रमोट होगा, एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड जनरेट होगा। तो इसमें किया जा रहा है कि 1000 होम स्टेज बनाए जाएंगे स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट होल्डर्स जो है ना, मतलब जो FRA वाला जो एक्ट था आपको पता ही होगा, तो उसमें जो पट्टा होल्डर्स है ना उनके ऊपर स्पेशल एम्फेसाइज किया जाएगा ताकि उनकी लाइवलीहुड इम्प्रूव हो सके और उनके फॉरेस्ट राइट्स है ना वो सिक्योर हो सके। FRA एक्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बाद में आपको पढ़ा दूँगा। इसके अलावा इसमें स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, हॉस्टल्स को अपग्रेड किया जाएगा PM श्री स्कूल के मॉडल्स पे ताकि एजुकेशन इम्प्रूव हो सके।
और सिकल सेल डिजीजेस के लिए ना एडवांस हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बनाया जाएगा, और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि एंटरप्रेन्योरशिप्स को वहाँ पे डेवलप किया जा सके। जो ट्राइबल्स होते हैं वो फॉरेस्ट से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो वो उससे काफ़ी कुछ बनाते हैं, पर वो बेच नहीं पाते हैं। तो उनके लिए मार्केट सेंटर बनाया जाए ताकि वो उसको बेच सकें और उससे कुछ अपनी अर्निंग कर सकें। जैसे कि फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि शहद हो गया, तो जो बम्बू मिलता है उससे बहुत सारी चीज़ें आप बनाते हो, जैसे कि टोकरी हो गई और चीज़ें हो गई हैं, है ना, ये सब। आगे बायो राइट स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इसका यही है कि बायो इनोवेशन के थ्रू हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना उनको एड्रेस करना है। तो इसकी नोडल डिपार्टमेंट तो आपको पता ही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है ये। इसका मेन की ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर एस्टैब्लिश करना है, और इंडिया को ना बायो इकोनॉमी बनानी है 2030 तक $300 बिलियन की। तो आगे ये चीज़ें देखिए वो खास इंपॉर्टेंट है नहीं कि आप ऐसा कोई ऑप्शन बन नहीं सकता इससे कि आप ना पता लगा पाओ। ये 3 कंपोनेंट है, आप इसके पढ़ लेना, इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं, जो ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे को सपोर्ट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। बायो क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, बायोटेक पार्क बनाए जाएंगे, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री पे भी फोकस किया गया है ताकि एक सर्कुलर बायो इकोनॉमी बन सके। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट जनरेट किया, उसी को यूज़ किया, फिर उस वजह को फिर दोबारा आपने यूज़ करके फिर प्रोडक्ट बना लिया। तो इससे क्या होता है कि अर्थ पे कम बर्डन आता है। तो आगे सिग्निफिकेंस बता रखा है, ये तो आप बता ही दोगे, इसको कौन सी बड़ी बात है। कि एंटरप्रेन्योरशिप्स को ये प्रमोट करेगी, इनोवेशन को भी प्रमोट करेगी, और इंडस्ट्रियल एकेडमिया कोलैबोरेशन होगा इससे, और सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग होगी इससे, और एक्सटर्नल फंडिंग मिलेगी बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे इनोवेशन के लिए। आगे पढ़ लेते हैं एनपीएस वत्सला स्कीम्स के बारे में। ये एक पेंशन स्कीम है जो माइनर्स के लिए लॉन्च की गई है ना, जो 18 साल से कम के उम्र के लोग हैं ना, स्पेशली वो बच्चे हैं उनके लिए, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग और सिक्योरिटी को प्रमोट हो सके उनके अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि माइनर सिटीजन होना चाहिए, 18 साल से कम एज हो जिसकी। तो होगा क्या कि जब आप 18 से ऊपर के हो जाओगे तो वो जो प्लान है आपका वो एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम्स है ना उस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जो रेगुलेट कर रहा है वो पीएफआरडीए कर रहा है, और जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो ₹1000 का है, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। फिर आगे दे रखा है कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2 तरह के इनोवेटिव टूल्स को लॉन्च किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए। पहला है एआई एंड मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी, और दूसरा है आईपी सारथी चैटबॉट। तो आईपी सारथी चैटबॉट में क्या है कि आपको ना इंस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। चैटबॉट आपको पता ही होगा कि जैसे कई बार क्या होता है, आपकी वेबसाइट खोलते हो तो बगल में एक चैटबॉट आता है आपकी हेल्प करने के लिए। आप उसको कोई क्वेश्चन करते हो तो वो उसका आंसर करने लग जाता है, और आंसर कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। पहले क्या होता था कि मैनुअली लोग आंसर करते थे, और फिर बाद में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इससे क्या आपका जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है, जो वेबसाइट को मेंटेन कर रहे होते हैं उनका। तो ये इसी तरह का आईपी सारथी चैटबॉट है यहाँ पे। फिर एक और जो ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी टूल है वो भी बनाया गया है, इसमें भी एडवांस एल्गोरिथम का यूज़ किया गया है ताकि ट्रेडमार्क को ना आप आइडेंटिफाई कर सकें। एआई और मशीन लर्निंग का यूटिलाइजेशन किया गया है यहाँ पे, और जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा इससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए। और ये ट्रेडमार्क्स की जो के लिए ना प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर देगा। आगे कुछ खास बेनिफिट तो आप पता ही लोग, इससे कोई ज़्यादा बताने वाली कोई बात है नहीं इससे, कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्पीडअप हो जाएगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इम्प्रूव होगा। आगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बता रखा है, पहले काफ़ी न्यूज़ में रही, आपको ऐसी कोई खास बात है नहीं। ऐसा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो मेजर इशू ये उठा कि जो इंडस रिवर जा रही है तो उसका पानी किस तरह से यूटिलाइज कर किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में ताकि झगड़ा ना हो। तो फिर वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन करके बाद में 1960s में ट्रीटी बनवाई,
कि जिससे इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान इंडस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि जो निकल के आया था वो यही था कि पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर्स को यूज़ कर सकता है, इंडस, झेलम और चेनाब का पानी यूज़ कर सकता है, और इंडिया ईस्टर्न रिवर्स हैं जो रावी, व्यास और सतलज है, इनको यूज़ कर सकते। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि इंडस कौन सी है, झेलम कौन सी है, चेनाब कौन सी है जिसका यूज़ पाकिस्तान कर सकता है, और रावी, सतलज और व्यास के पानी का यूज़ इंडिया कर सकता है। इंडिया आपको परमिशन दी गई कि वेस्टर्न रिवर्स है उसके पानी को भी इंडिया यूज़ कर सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए। इसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो आप देख लीजिए, ये इस पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ये एक तो परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था इसके अंदर, जिसको ये काम दिया गया है कि आप ना साल में एक बार जरूर मिलोगे और वेरियस जो इशूज़ है उसको रिजॉल्व करने के लिए और ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। इसके बाद में इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट का भी प्रोविज़न रखा गया कि अगर मान लीजिए कि परमानेंट इंडस कमीशन भी उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा जो कि टेक्निकल मैटर्स को देखेगा और फिर ट्रीटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। और अगर उसके बाद में भी अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब ये मामला जाएगा तो वहाँ पर एक 7 मेंबर आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल इसको देखेगा और फिर वो डिसीजन देगा और उसका डिसीजन बाइंडिंग होगा। आप पलट नहीं सकते उसके डिसीजन से, फिर इसको आपको मानना ही पड़ेगा। आगे हम इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोनॉमी में क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बता रखा है। तो बेसिकली ये क्या है कि एक तरह की कंपनीज होती हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती हैं। होता ये है कि जैसे मान लो कि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सको, और ना, और तो होता ये है कि जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत महंगी आती है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि आप कहती हैं कि बहुत सारे लार्ज पूल्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप ना हमारे पास आप वो फंड दो और हम आपकी तरफ से उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। और इस तरह से क्या होता है कि आप उस प्रॉपर्टी में एक छोटे से हिस्से का मालिक हो गए, है ना, और जितना भी जो फंड होगा वो हम मैनेज करेंगे, उसको पूरा हम देखेंगे। सेम जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होता है कि आप पूरा निफ्टी 50 तो नहीं खरीद सकते उसके हर स्टॉक को, तो फिर क्या म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा सबसे पैसा लेते हैं और फिर आपका म्यूचुअल फंड उसको मैनेज करते हैं। इसी तरह से ये भी मैनेज करते हैं। बेसिकली ये ना जो प्रॉपर्टीज जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है कि जहाँ से आपको रेंट आ सके। ये प्रॉपर्टी को रीसेल करने के लिए नहीं डेवलप करते हैं। तो इसके की फीचर देख लेते हैं आगे। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पूल इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, कि इन्वेस्टर्स मिलकर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं मिलके। तो इसमें फिर आगे क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो डिविडेंड्स जैसे शेयर होल्डर्स को मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी डिविडेंड मिलता है। और इसके अलावा जो REITs होते हैं ये पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं, तो इसको कोई भी खरीद सकता है और बेच सकता है। और डाइवर्सिफिकेशन होता है इसमें कि जो प्रॉपर्टी होती है रियल एस्टेट्स की वो अलग अलग सेक्टर में होती है, जैसे कि ऑफिस, होटल्स, मॉल्स वगैरह। इन तो जो REITs की पोर्टफोलियो में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ये सब होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इंडिया में 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये SEBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, गवर्न किया जाता है। इसमें जो मेजर प्रोविज़न ये है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि जो भी इनकम जनरेट हुई है तो उसका 90% इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट्स में जो अलोकेशंस है उसके ऊपर भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एटलीस्ट 80% है ना इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो पूरी कलेक्शन किया गया टोटल असेट्स का। और जो मैक्सिमम है ना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में भी किया जा सकता है। तो जो REITs हैं उनका मिनिमम एसेट साइज 500 करोड़ होता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि एग्रीकल्चर लैंड और वैकेंट लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसके बेनिफिट मैंने आपको बताई दिए थे पहले कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्सपोजर मिलता है एक आम आदमी को जिसके पास बहुत ही लो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रेगुलर इनकम आ जाती है डिविडेंड के रूप में। दूसरा ये है कि आपको जो रियल एस्टेट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है उसका मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रियली में आप बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे हो, बस पेपर वर्क ही हो रहा है एक तरह से। तो ये आपकी लिक्विडिटी को प्रमोट करता है। कहने का मतलब ये है कि आपने भाई प्रॉपर्टी ले ली मान लीजिए, अब उसको सेल करना इतना आसान काम कोई है, जब तक आपको सही दाम नहीं मिलेगा आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। तो उस कहने का मतलब पैसा फंसा हुआ आपका। पर अगर आप मान लो कि इस तरह का जो ये तो एक तरह का ये कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट की तरह हो गया
कि आप इसको कभी भी किसी को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, जो मार्केट के प्राइसेस चल रहे हैं उस हिसाब से। तो लिक्विडिटी को इम्प्रूव करता है कि फटाक से आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फैला हुआ है ये, है ना, तो रिस्क इसका कम हो जाता है। एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट है। आगे हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रखा है। ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका काम ये है कि गवर्नमेंट को गाइड करता है, उसके डिसीजंस को गाइड करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, या प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अप्रूवल के लिए उनको गाइड करता है। इसका मैंडेट क्या है कि टूरिस्ट लॉज को कंस्ट्रक्ट करना और प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो बाउंड्री अल्टरेशन का काम होता है वो देखना। इसके अलावा टाइगर रिजर्व्स को आप डीनोटिफाई कर रहे हो या फिर कोई वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ये सब NBWR की अप्रूवल के बिना या रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकता। इसका स्ट्रक्चर आप देख लो। वाइस चेयरमैन इसके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाले होते हैं, और अदर मेंबर्स भी देख लो। आजकल क्या डिटेल में पूछने लगी ये चीज़ है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ये सब इसके मेंबर होते हैं। 10 मेंबर्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जो भी इकोलॉजिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, ये सब होते हैं ना। फिर इसके अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी भी होते हैं। तो NBWR के जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो इस कमेटी को डेलीगेट कर दिए जाते हैं। इस कमेटी का कंपोजिशन में देख सकते हो आपकी जो चेयरमैन कौन होगा, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है, बेसिकली जो वाइस चेयरमैन होता है NBWR का वो होगा, और मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, और बाकी चीज़ें कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका काम यही है कि NBWR के फंक्शंस को कैरी आउट करना होता है। तो इसका भी काम ये है कि जितने भी प्रपोजल होते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए उनका अप्रूवल लेने के लिए इससे परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये नेशनल पार्क के मैनेजमेंट के लिए रिकमेंडेशन करती है, और कोई भी एक्टिविटीज़ के रेस्ट्रिक्शंस के लिए एडवाइस करती है। तो ये 3 मंथ में एक बार ज़रूर मिलती है। आगे स्पीसीज़ के बारे में देख लेते हैं। स्पॉटेड डियर के बारे में बता रखा है, जो चीतल भी बोला जाता है। तो ये प्राइमरीली इंडियन सब कंटिनेंट में पाया जाता है। ये सब कंट्रीज जो इंडिया के आसपास की है, इंडिया में पाया जाता है। और इसमें इसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो आप, रेडिश ब्राउन होता है अपर साइड से, और वाइट होता है अंडर बेली, नीचे पेट की साइड से। और दोनों ही जेंडर में क्या होता है, स्मॉल वाइट स्पॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। और इसमें क्या होता है कि मेल्स फीमेल्स के मुकाबले थोड़े लार्जर होते हैं, और जो सींग होते हैं ना उससे मेल्स को होते हैं। सोशल बिहेवियर क्या है कि सोशल एनिमल है और जनरली झुंड में रहता है। लाइफ स्पेन 20 से 30 साल है इसका, लीस्ट कंसर्न नहीं है। आगे ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के बारे में देख लेते हैं। रीजन इंडो नेपाल का एक रीजन में मिलता है, जो नॉर्थन पार्ट है वेस्ट बंगाल का, यहाँ आसाम में। आयुष्यम के में वनरेबल है, और इसका जो सोशल बिहेवियर ये है कि ये ना ये अकेले रहना पसंद करता है, सिवाय कि जब छोटा बच्चा होता है फीमेल के साथ में, उसके अलावा यूजली अकेला रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी आ सकता है कि सॉलिटरी जो एनिमल्स है वो कौन कौन से, तो टाइगर हो गया, टाइगर अकेले रहना पसंद करता है, इसी तरह से ये भी अकेले रहना पसंद करता है। इसका गैस्टेशन पीरियड जो होता है, जो वहाँ के पेट में बच्चा 15 से 16 महीने तक रहता है, और 90% जो इसकी पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में उसी में है। आगे हम साइंस टेक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एस्ट्रॉयड 2024 PT5 मिनी मून फिनोमिना के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई खास बात है नहीं, 2 मंथ के लिए ना अर्थ के चारों ओर एक छोटा सा एस्ट्रॉयड आ गया है, तो इसको मिनी मून बोला जा रहा है। तो इसका जो पाथ होगा वो कम्प्लीटली ऐसा तो है नहीं कि अर्थ के पूरे वो घूमता है, पर और सी शेप में है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे कहीं आएगा और वापस अर्थ से चला जाएगा, अर्थ ही बीच में कहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। कैबिनेट ने ना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो इससे क्या है कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, इससे हम भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं कि हम में इतनी कैपेबिलिटीज़ है। तो करंटली पहले जो स्पेस स्टेशन वो है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है पहले, दूसरा चाइना का एक स्पेस स्टेशन है। तो ये बेसिकली गगनयान प्रोग्राम का ही पार्ट है। पहले क्या था, गगनयान प्रोग्राम में एम रखा गया था कि हम ह्यूमंस को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे 2018 में, पर फिर क्या हो कि ये डिले हो गया कोविड की वजह से। तो अब इसरो भी ये चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहता है कि इसको एक्सटेंशन दिया जाए। तो अब इसमें और चीज़ें जोड़ दी गई हैं, जिसमें एक चीज़ ये भी है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ना स्टे कर सकें। इसका सिग्निफिकेंस क्या है आप पढ़ ही सकते हो, समझ सकते हो कि ना 2035 तक ये बना दिया जाए कि हम
चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को 2040 तक उतारेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जो ये बनेगा स्टेशन, इसमें माइक्रो ग्रेविटी बेस्ड रिसर्च हो सकेगा। माइक्रो ग्रेविटी मतलब बहुत कम ग्रेविटी में जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो किसी भी चीज़ पे, माइक्रो ग्रेविटी का क्या असर होता है, ये सब देख सकते हो आप। ये सब है ना। आगे देख लेते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किस चीज़ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो ऑपरेशन होगा उसी के अंडर इसको भी बनाया जाएगा। तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 3 गुना होगी। जो अभी हमारे पास लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना, जो हमारा हाईएस्ट, उससे भी 3 गुना होगी है, जिसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि 30 टन तक का सामान आप लो और ऑर्बिट में ले जा सकते हो। और ये रीयूजेबल होगा ताकि आपकी जो कॉस्ट होगी स्पेस में जाने की वो कम से कम हो सके, बार बार इस पर यूज़ किया जा सकता है ना। और इसमें जो ग्रीन प्रपल्सन के ऊपर फोकस किया जाएगा कि इसमें फ्यूल वगैरह जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। आगे हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो VCI क्या है, एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या है कि ब्रेन सिग्नल से आप एक्सटर्नल जो डिवाइसेस होते हो उनको कंट्रोल कर सकते हो या उन तक कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट कोई फिजिकल मूवमेंट के। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इस डायग्राम में, तो आप समझ सकते हो कि ब्रेन ने आज चना सिग्नल दिया, इस सिग्नल का प्रोसेसिंग हुई और फिर आप क्या करो, किसी भी डिवाइस को एक्सटर्नल जो है वो आप कंट्रोल कर रहे हो। तो आप इसमें फिजिकली आप खुद नहीं कर रहे हो, बस आपके ब्रेन के थ्रू सिग्नल जा रहा है जिससे ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है ये कंट्रोल हो रही है। तो इसमें 3 तरह के जो होते हैं, इन्वेजिव होता है एक तो कि चिप आपके डायरेक्टली ब्रेन के कॉर्टेक्स में लगा दी गई है। दूसरा ये है कि आपके ब्रेन के सिग्नल कहाँ से बाहर से डिटेक्ट हो रहे हैं, जिसको नॉन इन्वेजिव बोला जाएगा। पार्शियल इन्वेजिव क्या होगा कि स्कल के तो अंदर है ही है पर ब्रेन के अंदर नहीं डाला गया, मतलब आपके जो हड्डियाँ हैं ना उनके तो अंदर चला गया पर ब्रेन के आउटर सरफेस पे ही है। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं इसमें। तो इसका जो यूज़ है वो क्या होगा कि एक तो भाई मेडिकल फील्ड में यूज़ हो सकता है कि जैसे कई बार लिम्स किसी के मतलब ख़राब हो गए या फिर मैंने लॉस कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में उनको हेल्प मिलेगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा जो इसका फ़ायदा है ये है मेंटल वेलनेस के लिए कि भाई मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करेगा, ये रियल टाइम फीडबैक देगा कि आपका दिमाग कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ये सब पता किया जा सकता है। डिफेंस की फील्ड में भी काम लिया जा सकता है इसको, और इसके अलावा नए नए गेमिंग एक्सपीरियंस आ सकते हैं इससे, तो इन सब फील्ड में ही काम करेगा। तो इसमें जो इश्यूज़ हैं वो तो ये तो मेंस के हिसाब से यूजुअली किसी फिल्म से ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कि भाई साइबर सिक्योरिटी का रिस्क तो है इसमें। इसके अलावा एथिकल कंसर्न है इसमें, सेफ्टी के इश्यूज़ में है कि वही टिश्यू डैमेज हो सकता है कुछ, है ना, ये सब प्रॉब्लम है। आगे चंद्रयान 4 के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 4 क्या सक्सेसफुल मिशन ही है चंद्रयान 3 का। इसमें भी क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे मून पे। सॉफ्ट लैंडिंग आपको समझ में आता है कि मतलब इस तरह से चीज़ों को मतलब मून पे उतारना कि मतलब वो डैमेज ना हो, बिल्कुल आराम से उतारना। एक तो क्या ग्रेविटी से जो लैंडिंग होती है तो वो तो बहुत तेज़ी से होती है, तो उसमें टूट फुट होने का खतरा रहता है। और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आप कोई नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिससे आराम से वहाँ पे चीज़ें लैंड हो सके। तो इसमें भी वही चीज़ें होंगी कि मतलब आप लैंड कराओगे मून पे ताकि आप अपने टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर सको कि भाई इसरो भी कैपेबल है वही सब चीज़ करने में जो नासा कर सकती है। लूनर सैंपल्स को हम कलेक्ट करके लाएंगे वहाँ से, और इसमें एक जो सेफली अर्थ पर रिटर्न करने का भी चीज़ होगी। जो अभी तक हमने किया था उसमें ये था कि आप वहाँ तक लैंडिंग कर लेते थे या वहीं से फिर डेटा प्रोसेस करके वो इन्फॉर्मेशन दे देता था, पर इस बार हम फिर वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके लेके आएंगे। तो ये आज का डिस्कशन था, तो फिर मिलते हैं कल दोस्तों।